नमस्कार दोस्तों, तूफ़ान क्लासेज के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग 9 तारीख का जो ये करंट अफेयर्स है, जो अलग अलग अखबार के माध्यम से लिया गया है, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर और जनसत्ता, उसके बारे में आज लोग चर्चा करेंगे। हम लोग मुख्य पॉइंट को देखेंगे जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, उसके बाद हम लोग लेख के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पदक जीतकर लौटे विजेताओं का जोरदार स्वागत। तो अभी अभी हाल ही में पेरिस में पैरालंपिक खेल हो रहा था, जहां से वो लगभग समाप्त हो चुका है और वहां से हमारे देश के जितने भी खिलाड़ी थे वो अपने घर यानी कि इंडिया आ चुके हैं। तो उनके लौटने पर भारत के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। तो आइए हम देखते हैं कि कितना हम लोग पदक जीत चुके हैं। स्वर्ण पदक कितना जीते हैं, कांस्य पदक कितना जीते हैं और कुल पदक कितना जीते हैं और भारत का रैंक क्या है, और फर्स्ट पर कौन है, सेकंड पर कौन है और थर्ड पर कौन है। तो ये 4 चीज़ पर हम लोग मुख्य बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट पर आपका जो है ये चाइना है। चाइना ने 91 आपका स्वर्ण पदक जीता है और 70 चांदी जीता है और 50 कांस्य पदक जीता है। कुल मिलाकर 211 पदक जीता है। तो चाइना आपका फर्स्ट नंबर पर है। और वहीं अगर हम बात करें ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन 46 को आपका सोना जीता हुआ है, 39 चांदी जीता हुआ है और 30 को कांस्य पदक जीता हुआ है। कुल 115 पदक के साथ सेकंड स्थान पर बना हुआ है। अगर वहीं हम बात करें अमेरिका का, तो अमेरिका थर्ड नंबर पर है, जो 34 को सोना जीता हुआ है, 41 को चांदी जीता हुआ है और 23 को कांस्य पदक जीता हुआ है। कुल मिलाकर अमेरिका ने 98 पदक जीता हुआ है। और अगर वहीं हम बात करें भारत की, तो भारत 7 सोना, 9 चांदी, 13 कांस्य पदक के साथ टोटल पदकों की संख्या 29, यानी टोटल पदक 29 जीत चुका है भारत और 15 स्थान पर काबिज है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि लेख में क्या लिखा हुआ है। तो भारत आपका 15वें स्थान पर है और 7 को सोना जीता है और 9 को चांदी जीता है और आपका यहाँ पर 13 को कांस्य पदक जीता है। तो टोटल मिलाकर 29 पदक जीता हुआ है। 13 और 7 20 और 9 29। तो आइए पढ़ते हैं लेख के बारे में क्या लिखा हुआ है। पैरालंपिक खेल में पदक जीतकर स्वदेश लौटे खिलाड़ियों को शनिवार के दिल्ली में जोरदार स्वागत हुआ। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया, जो अभी खेल मंत्री के मनसुख मंडाविया हैं, ने पदक विजेताओं को सम्मानित किया। इस मौके पर शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी अवनी लेखरा, जो कि ये अवनी जो लेखरा है, ये स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं और इनका संबंध जो है वो शूटिंग से है। और वहीं तीरंदाजी में कांस्य पदक जीतने वाले राकेश कुमार, 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी प्रसारिक और क्लब थ्रो में कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी प्रणव सुरमा ने भी खुशी जाहिर की। अवनी ने कहा कि मैं भारत के लिए एक बार और पदक जीतकर आई हूँ और यह मेरे परिवार का मेरे प्रदर्शन में बहुत अहम योगदान रहा है। मुझे यहाँ गौरवान्वित और सम्मानित महसूस हो रहा है। तो इसमें ज़्यादा आपका कुछ खास नहीं है, जो भी है आपकी इस तालिका पर ध्यान देना है कि भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है और भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। नोट डाउन करने से आपका करंट अफेयर्स लगातार डेली नोट डाउन करने से तैयार हो जाएगा और एग्ज़ाम में जो अखबार का होता है वहाँ से डायरेक्ट एग्ज़ाम में एक प्रश्न आते हैं। आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो अनुभव किए होंगे। तो आइए देखते हैं कि सुखोई तेजस एवं सूर्य किरण के 9 हॉक्स विमान ने दिखाए करतब। अभी आपका फ़िलहाल राजस्थान के जोधपुर में वायु सेना के सबसे बड़े युद्ध अभ्यास तरंग शक्ति, जो तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास है, इसका आयोजन किया जा रहा है। ये फेज 2 चल रहा है। के तहत शनिवार को ओपन डे शो में इस दौरान भारतीय लड़ाकू विमान सुखोई 30, जो हमारा भारतीय लड़ाकू विमान है सुखोई 30, आपसे पूछ सकता है डायरेक्ट एग्जाम में कि सुखोई 30 क्या है। तो वहाँ पर ऑप्शन आपको देगा लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर। तो वहाँ पर ये सुखोई 30 जो है लड़ाकू विमान है और तेजस, ये दोनों ने हेलीकॉप्टर प्रचंड ने, आप ये भी पूछ सकता है कि प्रचंड जो है क्या है। तो प्रचंड एक हेलीकॉप्टर है, ने आसमान में करतब दिखाया। सूर्य की किरण ने 9 हैक्स विमानों ने आसमान में तिरंगा बनाकर दर्शकों को रोमांचित किया। भारतीय वायुसेना की एयर बैरियर ड्रिल टीम के 28 सदस्यों ने हाथ में राइफल लेकर संगीत पर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। शुरुआती में अग्निवीर वायु महिला जवानों ने प्रस्तुति दी है। आरंभ है, संगीत है धुन पर।
ये जो धुन था उसमें दिया गया है कि आरंभ है प्रचंड है, संगीत की धुन पर हेलीकॉप्टर प्रचंड ने प्रवेश लिया। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कौन सा धुन बजाया गया था, तो आरंभ है प्रचंड है। और कौन सा हेलीकॉप्टर ने प्रवेश लिया था, तो हेलीकॉप्टर प्रचंड ने प्रवेश लिया था और 10 मिनट तक हवा में कर्तव्य किया। और प्रचंड एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जो कि एयर टू एयर मिसाइल, मतलब कि नीचे से सतह पर, और जो कि आपका 209 एम कैल्वियर गन को आगे और 270 एम कैल्वियर ने रॉकेट एयर टू ग्राउंड मिसाइल, यानी कि हवा में हवा और सतह पे भी कैरी करती है प्रचंड। और इस संयुक्त युद्ध अभ्यास में कौन कौन भाग लिया था ये भी हम देख लेते हैं। इसमें अमेरिका था और आपका ग्रीस था, यूएई था, ऑस्ट्रेलिया था, जापान था, सिंगापुर था, श्रीलंका था। तो अमेरिका, ग्रीस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जापान, श्रीलंका और भारत, ये कुल आपके कितने देशों के, कुल 7 देशों ने इसमें भाग लिया था और 7 के वायुसेना ने भाग लिया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि तरंग शक्ति में कौन सा देश शामिल नहीं है, तो ये आपको 7 देश का नाम याद होना चाहिए, तभी आप अलग कर पाइएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला देखते हैं टॉपिक, अब की पीएम मोदी नहीं जयशंकर करेंगे यूएन महासभा को संबोधित। तो हर बार पीएम मोदी संबोधित करते थे, लेकिन इस बार जयशंकर जो हैं हमारे विदेश मंत्री हैं, वे यूएन महासभा को संबोधित करते हैं। पहले प्रस्तावित था कि प्रधानमंत्री करेंगे यूएन महासभा को विशेष सत्र को संबोधित, लेकिन उनकी जगह विदेश मंत्री जयशंकर का 28 सितंबर को होगा संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित नहीं करेंगे। जुलाई में जारी संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएन के 19वें सत्र को वक्ताओं को अंतिम सूची में कहा गया था कि पीएम मोदी 26 सितंबर को महासभा को संबोधित करेंगे। हालांकि संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुक्रवार को जारी वक्ताओं की संशोधित अंतिम सूची में कहा गया है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर के अब 28 सितंबर को महासभा को संबोधित करने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में न्यूयॉर्क की यात्रा करने वाले हैं और 22 सितंबर को लॉन्ग आइलैंड में हैं, जो 16,000 सीटों वाले नसाउ वेटरन्स मेमोरियल कॉलोजियम में एक मेगा सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। साथ ही संयुक्त राष्ट्र के ऐतिहासिक भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे और 22-23 सितंबर को यूएन मुख्यालय में आयोजित होगा। तो इसमें आपको जो सबसे खास बात था कि आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि यूएन महासभा को संबोधित करने वाले 2024 में कौन से व्यक्ति हैं, तो ये जयशंकर होंगे, न कि नरेंद्र मोदी होंगे। अगला देखते हैं टॉपिक कि रूसी रक्षा मंत्रालय का सेवा समझौता रद्द न होने से नहीं छूट पा रहे हैं भारतीय। जो हमारा इम्पोर्टेंट होगा उसी पर ज़्यादा हम लोग जोर देंगे, पूरा लेख पढ़ने की कोशिश के बजाय हम लोग जो महत्वपूर्ण होगा उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो राष्ट्रपति पुतिन के वादे के बावजूद अभी भी रूसी की सेना से वापस नहीं आ पा रहे हैं भारतीय। रूसी सेना में भारत के अलावा नेपाल, श्रीलंका और दूसरे देश के लोग भी किए गए हैं भर्ती। जुलाई 2024 में अपनी मास्को यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा था कि उनकी सेना में जिन भारतीयों को रखा गया है उनकी जल्द से जल्द रिहाई होनी चाहिए। पुतिन ने वादा किया था कि ऐसा किया जाएगा, मगर 2 से ज़्यादा समय बीत जाने के बावजूद ऐसे करीब 75 भारतीयों की वापसी संभव नहीं हो पा रहा है। इसकी एक बड़ी वजह रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से इन भारतीयों की सेवाओं को लेकर किए गए समझौते को रद्द नहीं किया बताया जा रहा है। इस मामले में जानकारी रखने वाले कूटनीतिक समझौते सूत्रों ने बताया कि रूस की रक्षा मंत्रालय सिर्फ भारतीयों के लिए समझौते को रद्द करने का नोटिस नहीं जारी कर सकता। यूक्रेन से युद्ध की शुरुआत के बाद रूसी सेना में भारत के अलावा नेपाल, श्रीलंका और अन्य देशों के लोगों को भी शामिल किया गया था। जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ था उस समय भारत की सेना ने रूस के तरफ से भाग लिया था और उसमें शामिल किया गया था, और उसके अलावा आपको श्रीलंका और नेपाल की सेना ने भी रूस के तरफ से भाग लिया था। तो अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, सोने में बदली नवदीप की चांदी और सिमरन को कांस्य। तो पेरिस पैरालंपिक जो समाप्त हो गया तो उससे एक दिन पहले का ये आपका न्यूज है कि पेरिस पैरालंपिक में भारतीय एथलेटिक का पदक जीतना शनिवार को भी जारी रहा। पुरुषों की भाला फेंक F41 स्पर्धा में हरियाणा के पानीपत के नवदीप सिंह ने
रजत पदक जीता, लेकिन स्वर्ण पदक जीतने वाले ईरान के बेतह सयाद सदेह के अयोग्य घोषित होने के बाद नवदीप के रजत पदक को स्वर्ण पदक में बदलने का निर्णय लिया गया। जो पहले नवदीप थे इनको चांदी मिला था, लेकिन जैसे ही ये अयोग्य घोषित हो गए ईरान की, तो इनको फिर स्वर्ण पदक दे दिया गया। नवदीप सिंह ने पुरुषों की भाला फेंक F41 स्पर्धा में जीता स्वर्ण। नवदीप सिंह जो है भाला फेंक से संबंधित रखते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मुनीर ने कारगिल युद्ध में पाक सेना की भूमिका स्वीकारी। जो कारगिल युद्ध हुआ था हम भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में, उसके बारे में जो पाक सैनिक है उन्होंने स्वीकार किया है कि ये हमसे जानबूझकर ये जो युद्ध को भूल बताया उन्होंने। आइए इसके बारे में देखते हैं कि पाकिस्तानी सेना के किसी वर्तमान प्रमुख द्वारा सार्वजनिक रूप से जनरल असीम मुनीर ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना की संलिप्तता का जिक्र किया है। उन्होंने भारत के साथ 1999 के युद्ध को पूर्वी पड़ोसी के साथ लड़े गए प्रमुख युद्धों में गिनाया है। तो इसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट है कि भारत और कारगिल युद्ध जो है कब हुआ था, तो 1999 में। अगला टॉपिक देखते हैं कि चीन में तूफान यागी ने मचाई तबाही, 2 की मौत। तो ये आपसे पूछ सकता है कि यागी तूफान किस देश में तबाही मचाया है, तो ये चाइना में मचाया है। जो कि इसमें से आपके 92 लोग घायल हो गए और 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो ये यागी है, आप मतलब कि द्वीपीय प्रांत है जो कि हेनान तट पर भारी वर्षा और तेज हवाओं के साथ टकराया है। तो आपसे पूछ सकता है कि हेनान तट जो है किस देश से संबंध रखता है, तो ये चाइना से संबंध रखता है हेनान तट। अगला टॉपिक देखते हैं। स्पेस स्टेशन में अटकी सुनीता अंतरिक्ष यान लौटा। न्यू मैक्सिको की व्हाइट हाउस सेंटर स्पेस हार्बर पुतारा विलियम्स अगले वर्ष फरवरी में लौटेंगी। तो इसमें जो थोड़ा सा है, आइए देखते हैं कि पहले वे अंतरिक्ष स्टेशन पर क्या कर रहे हैं। तो बेरी और सुनीता ऑर्बिट प्रयोगशाला में अतिरिक्त समय बिता रहे हैं। वे स्टेशन अनुसंधान, रख रखाव और स्टरलाइनर सिस्टम परीक्षण और डाटा विश्लेषण अन्य गतिविधियों में व्यस्त हैं। हाल ही में उन्होंने जो कुछ परीक्षण पूरा किया है उसमें फाइबर ऑप्टिक केबल बनाने के नए तरीके और ऑप्टिक कैम्पक्स पौधे लगाने शामिल हैं। सुनीता और बेरी लंबे समय तक रहने को तैयार हैं। दोनों ने पहले भी स्टेशन पर 2 लंबे समय बिताया है। नासा का कहना है कि अंतरिक्ष यात्री विभिन्न परिस्थितियों के बारे में जानते हुए मिशन पर निकलते हैं। उन्होंने संभावनाओं और अज्ञात चीज़ों को समझा है। इसमें योजनाओं से अधिक समय तक स्टेशन पर रहना ही शामिल है। तो फिर हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं कि भारत में चेस्ट मेडिसिन के जनक डॉक्टर रमन विश्वनाथ है। जो आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत में चेस्ट मेडिसिन के जनक कौन है, तो ये आपके डॉक्टर रमन विश्वनाथ हैं। तो इनके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं कि डॉक्टर रमन विश्वनाथ का जन्म 1899 में आज ही तमिलनाडु में हुआ था। मद्रास मेडिकल कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के रूप में करियर शुरू किया। बाद में भारत सरकार में शामिल होकर टीबी सलाहकार एवं स्वास्थ्य सेवाओं के उप महानिदेशक जैसे विभिन्न पदों पर काम किया। 1953 में वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट के निदेशक बने। 1961 में नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना में योगदान दिया। टीबी एवं छाती के रोगों पर 100 से अधिक शोध पत्र भी प्रकाशित किए। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत में चेस्ट मेडिसिन के जनक कौन है, तो डॉक्टर रमन विश्वनाथ है। इस पर आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा से पूजा खेड़कर बर्खास्त। जैसे कि आपको मालूम होगा कि पूजा खेड़कर जो है विकलांग की जगह पर इन्होंने एग्ज़ाम देकर IAS एग्ज़ाम में अपनी सफलता दर्ज की थी, जिस पर जांच शुरू हुई थी। उसमें पूजा खेड़कर को बर्खास्त कर दिया गया है। तो केंद्र सरकार ने पूर्व IAS अधिकारी पूजा खेड़कर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पूर्व परीक्षाधीन लोक सेवक पूजा खेड़कर को केंद्र ने तत्काल प्रभाव से भारतीय प्रशासनिक सेवा से मुक्त कर दिया। केंद्र सरकार जो है वो IAS के पद से इनको मुक्त कर दिया है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है। खेड़कर पर धोखाधड़ी करने और सिविल सेवा में चयनित सुनिश्चित करने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग कोटि लाभों का गलत तरीके से लाभ उठाने का आरोप लगाया है। यानी कि सिविल सेवा जो परीक्षा होता है उसमें इन्होंने पिछड़ा वर्ग और जो OBC होता है और दिव्यांग कोटा का लाभ लिया था, जो ये न तो पिछड़ा वर्ग से थी और न ही ये दिव्यांग थी। तो ये जो UPSC होता है ये अब आर्टिकल 315 के अंतर्गत आता है। तो आइए आगे देखते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। तो
आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपनी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलिए, और आप हमारे साथ डेली बने रहिए। ये जो आपका पेपर कटिंग या करेंट अफेयर्स होता है, इससे आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिलता है, वो बीपीएससी हो या बिहार दरोगा हो या आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो, उसमें आपको डायरेक्ट पेपर से ही देखने को मिलता है करेंट अफेयर्स। तो जय हिंद।